बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब से करेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी के आईएसपी मंच से आईएसपी मंच टीम की पूरी टीम की तरफ से साइमा अली आपको इस अगले एपिसोड में खुश आमदीद कहती है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हो रहे हैं और कुछ के पूरे हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम आपको इंस्टीट्यूट में वेलकम करेंगे और ये इंस्टीट्यूट आप सबके बगैर बिल्कुल सूना लगता है। हम आज के प्रोग्राम की बात करते हैं। सूरत अल कहफ की 19वीं आयत है और जिसमें एक लफ्ज है वल यतलत्तफ। ये थोड़ा बड़ा करके लिखा होता है कुरान पाक में, और क्योंकि यहाँ पर कुरान पाक का वस्त है यानी कि दरमियान आ जाता है, सेंटर बिल्कुल, और कहते हैं कि ये लफ्ज पूरे कुरान पाक का खुलासा है और इसका तर्जुमा है नरमी से बात करना। जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा तो भी यही कहा कि तुम उससे नरमी से बात करना, शायद कि वो मान जाए। किस इंसान को? यानी कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुतकब्बर और घमंड वाला शख्स था, उससे भी यही कहा कि शायद उसकी जिंदगी बदल जाए, शायद वो नरमी से बात करने से मान जाए। तो इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि आजिज़ी और इंकिसारी और नरमी से बात करना, इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि ये कोई बेवकूफ़ी है, बल्कि ये होता है कि ये आला ज़रफ़ी है। तो ऐसे ही बहुत सारे कामयाब इंसान जब अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत ऊंचाइयों को छू लेते हैं तो फिर उनकी जो आजिज़ी और इंकिसारी है उनको मज़ीद ऊंचा कर देती है। हमारे आज के आईएसपी मंच के मेहमान भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। ज़िंदगी ने उनको जितनी खूबसूरत और जितनी कामयाबियाँ दी, इन सब कामयाबियों के साथ साथ उनके अंदर उतना ही आजिज़ी और इंकिसारी मैंने देखी, और उसके साथ उनके अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मोहब्बत, और ये सब जो सुखन फहमी है ये कैसे आई इनमें और उनकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा था। आज हम उनसे उनकी ज़िंदगी के सफ़र से ये सब कुछ सीखेंगे, ये जुस्तजू के सफ़र से। लेकिन इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ एक स्टूडेंट को होस्ट होते हैं और आज हैं हमारे साथ करेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी वुमेन ब्लॉक की हेड हैं इस वक्त, और वो मेरे साथ मौजूद हैं मशल, और आईएसपी मंच की जो टीम है इसको हेड कर रही हैं इस वक्त अस्सलाम मशल वालेकुम मैम। जी। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम कैसे हो वालेकुम। मशल आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मशल, कौन से गेस्ट हैं हमारे पास आज? मैम आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक नामवर और मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी मौजूद हैं। वो ज़्यादातर अपनी अदबी और मज़ा नगारी की वजह से पहचाने जाते हैं। जंग शहर में पैदा हुए और आपने हाई स्कूल के दौरान अपनी अदबी सफ़र का आगाज़ किया, अपनी शायरी लिखी और मोहसिन अपना तखल्लुस रखा। आप कंसल्टेंट चीफ सर्जन की हैसियत से गोल्ड मेडलिस्ट हैं और यूरोलॉजी में भी सर्टिफाइड हैं। I warmly welcome Dr. Niaz Ali Mohsin Miana to share his flamboyant experience. जी बहुत शुक्रिया। मैं इंस्टीट्यूट का और आप दोनों का, साइमा का, मशल का, और हमारे सियाल साहब और जो पसे पर्दा बाकी दोस्त हैं, सबका तहे दिल से ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपने प्रोग्राम में दावत दी। बिल्कुल, अभी चूंकि नेटवर्क का चैलेंज हमें रहता है और अभी मोहसिन साहब जो हैं, डॉक्टर मोहसिन मियाना साहब स्क्रीन पे थोड़ी देर में नजर आ जाएंगे। लगता है माशाल्लाह आपने अच्छा खासा स्टडी किया डॉक्टर साहब को। जी बिल्कुल मैम। मशल की मेहरबानी है जी, अच्छा वेरी गुड, इंट्रोडक्शन करवाया। जबरदस्त। और मतलब वेलकम टू द शायद, शो सर। और आपने भी जो तारफ करवाया है, आजिज़ी एक्चुअली बंदे में है क्या? एक एक मिनट में सांस निकल जाए तो बंदे की सारा, वो कहते हैं ना कि जी सर। दफन हो जाते हैं, कि वो शेर, उसका मतलब ये है कि जब लोग मर जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि गरूर कहाँ जाता है। तो ये गरूर किस बात का मतलब है? ये अल्लाह ताला ने हमें जो हर सांस दिया है उसकी मेहरबानी है। और बात ये है कि मैं ये अक्सर कहता हूँ कि अगर हम बिल्कुल अभी तक बिल्कुल। जिंदा हैं तो शायद अल्लाह ताला ने हमसे कोई काम लेना है अभी तक। और हमारे मतलब आपको पता है मैं सर्जन हूँ, तो हमारे पास कैंसर के भी मरीज आते हैं, बाकी पेशेंट भी आते हैं, बड़ी तकलीफ में बिल्कुल आते हैं। तो हम सोचते हैं कि अगर मुझे ये तकलीफ अल्लाह ताला ने नहीं दी
اور اس لیے نہیں دی کہ میں نے ان لوگوں کا علاج کرنا ہے، اور ورنہ مطلب میرے کوئی سرخاب کے نہیں لگے ہوئے کہ لوگوں سے زیادہ مجھے زندگی دی ہے یا زیادہ جو ہے مجھے نواز رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کی بہت مہربانی ہے. تو باقی جو آپ کے جیسے جیسے آپ کا کوشچن ہوگا میں حاضر ہوں. جی اگر کوئی جی کوشچن سر. آپ کرنا چاہیں تو یا سر میں اپنے کوشچن کے ساتھ سٹارٹ کرتی ہوں. جی جی. سر آپ نے میڈیکل فیلڈ کیوں چوز کی؟ یہ آپ کا ڈیسیژن تھا یا آپ کے پیرنٹس کا ڈیسیژن تھا؟ ہاں یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. ایکچولی بیسیکلی میں 8ویں جماعت سے میں نے لکھنا شروع کیا ہے. جی. اور مطلب میں رائٹر پہلے بنا 8ویں جماعت سے لکھنا، اور پھر جب اس وقت یہی خواہش ہوتی تھی، اخبار میں جب نام چھپتا تھا، رسالوں میں، بچوں کے رسالوں میں لکھتے تھے، تو نام دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ ہمارا نام شائع ہوا ہے اس میں. بلکہ اس وقت ریڈیو میں بھی فرمائشیں بھیجتے تھے کہ کسی گانے کی فرمائش بھیج دی، وہاں پہ نام آنا، بڑے خوش ہونا کہ جی ہمارا وہ نام آ رہا ہے. تو یہ 68 میں آئی واز ان 8th کلاس. وہ تو تب سے میں نے یہ لکھنا شروع کیا. اور پھر یہ وہ ایک زمانہ تھا، اب تو مطلب ہم آن لائن اور یہ چیزیں تو بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. تو اس صحیح ہے، وقت ریڈیو میں تو ابھی بھی فرمائشیں بھیج سکتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی. اب وہ دوسرے FM آ گیا ہے نا جی، دوبارہ ریوائول ہو گئی ہے ریڈیو کی. ایک دفعہ تو تقریباً فوت ہو گیا تھا ریڈیو، اب دوبارہ ریوائو ہوا ہے اس میں جا کے. جی تو بالکل سر. اس وقت پھر میں نے ایک نا خواجہ یونس حسن شہید پین فرینڈز کلب بنایا. اچھا ان دنوں پین فرینڈز کلب ہوتے تھے، وہ اخبار میں آپ پتے چھپتے تھے، تو وہاں سے ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے لوگ نا. تو اس طرح سے کلمی دوستی اس کو کہتے تھے. تو ان میں سے ابھی جی جو بالکل. 3 پین فرینڈ ہیں. مطلب ابھی پچھلے دنوں ایک کی بیٹے کی شادی تھی، بکھر میں ہے، میں گیا تھا. ایک دریا خان میں ہے، ایک شیخو پورہ میں ہے، وہ مجھے صحیح. سائیکل پہ مل آیا. اور ایک میری پین فرینڈ جو ہے وہ تھی جرمنی میں. تو رجینہ ویبر اس کا نام تھا. کافی عرصے سے اب غائب ہے، اس میں رابطہ نہیں ہوا. لیکن وہ پین فرینڈ شپ اس سے میری یعنی کہ میڈیکل کالج کے زمانے سے رہی، اور جنگ آنے تھے یعنی 15-20 سال تک رہی. تو یہ ایک مطلب پین فرینڈز کلب خواجہ یونس حسن شہید صحیح. جو تھے 65 وار میں ان کو ستارہ جرأت ملا تھا، ان کا تعلق جنگ سے تھا، تو اس لیے ان کے نام. پھر جتنی میری وہ پیسے گھر میں جیب خرچ اس کا کیا سر اب تو وہ آپ ہوتا کو تھا دیکھتی ہوں گی. جی ہاں، جیب خرچ اس میں آپ اب حیران ہوں گے. وہ ہم سب سے جو امیر لڑکا تھا نا ہمارے اسکول میں، اس کو 4 آنے ملتے تھے، مطلب 1 روپے کا چوتھا حصہ، چونی جس کو کہتے ہیں. اور ہم اس کے رشک کیا کرتے تھے اس کو پیسے ملتے. لیکن مجھے جو بھی ملتا تھا میں ان سے مثالیں، اس وقت ہمدرد نونہال، تربیت، اپنا تعلیم و تربیت، یہ تو اب بھی چھپ رہے ہیں، باقی کھلونا ہے، بچوں کی دنیا، سارا اس ماشاء میں لکھنا. اللہ. جی. اچھا پھر میں نے اپنا ایک رسالہ شہید کے نام سے، اس ریفرنس سے، وہ کیونکہ 65 وار تھی تو اس میں وہ چھاپنا شروع کیا. حالانکہ خود اس وقت بندہ بچہ ہوتا ہے کچھ میں جا کے. تو میٹرک میں ایک مقابلہ ہوا، اس وقت یحییٰ خان صدر تھے، تو وہ بچوں کے مقابلے کراتے جی جی. تھے. اینڈ پہ وہ صدر کے ساتھ وہ ایوان صدر اچھا. لے جایا کرتے تھے. تو میں ڈسٹرکٹ میں اول آیا. صحیح. تو آگے تو پھر مجھے پتہ نہیں وہ کیا ہوا، نہ لے گئے. لیکن یہ کہ جب میں گورنمنٹ کالج جنگ میں گیا FSC کرنے، تو وہاں مجھے کارواں کا ایڈیٹر بنا لیا گیا. تو کارواں جو ہمارا کالج میگزین ہے. اچھا اب آتا ہوں آپ کے کوشچن کی طرف. جب میں کالج جانا تھا تو میں بازار جا رہا تھا. اب مجھے جو آپ کو ماشاء مکینک اللہ. تو بہت ہے. اس وقت تو اس کا تو نام ہی پتہ نہیں ہے کیا بلا ہوتی ہے اس میں. تو وہ جدھر ہوا لے چلی چلے، مطلب کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کیا آپ نے بننا ہے، کیا کرنا ہے. اب اگر میں صرف رائٹر تھا، میں
राइटर बन के रिसाला छाप, वो क्या मतलब है, उसमें कमाई क्या होती है, और आपको भी पता है जाके ना, क्योंकि आप ये देखें कि उस वक्त से मैं लिख रहा हूँ, और पहली किताब मेरी 94 में आई है, जबकि जंग में आके मैं सर्जन लग गया और मेरे पास किताब छपवाने के पैसे थे मेरे। तो तब मेरी पहली किताब अनोखा लाडला जी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब लोगों ने पहचाना, शोहरत मिली, मेरी ऑटोबायोग्राफी थी। अच्छा। तो मैं वाले वाले साहब मेरे पटवारी थे, हाँ जी। और मैंने उसका पहला जो चैप्टर है मुंडा पटवारी का, उसको लिखा। उस एक गाना मशहूर था नूरजहां का, मुंडा पटवारी का, पूरा मैंने, हाँ जी बिल्कुल। उसका आगे कुछ और है। तो बस आपने तो समझा होगा नूरजहां ने आपके लिए गाया। तो वो मैं वाले साहब के साथ जा रहा था, तो मैंने कहा बाजी मैं क्या मतलब आगे कॉलेज में मतलब डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या क्या लिखूं, क्योंकि मैट्रिक में मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, मैंने उस वक्त थी टेक्निकल ड्राइंग होती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ी थी, लेकिन उस वक्त ऑप्शन थी कि आप हाँ फर्स्ट ईयर में आके कुछ, वाले साहब ने कहा कि आप जो है ना वो डॉक्टर बने, वो लिख दें मेडिकल। तो वाले सही। साहब की ख्वाहिश पे, अब जब मैं वहाँ पे पहला टेस्ट हुआ, एक और आप उसके लिए शायद नॉलेज के लिए, यंग जनरेशन के लिए, उस वक्त अंग्रेजी जो है हमें जी छठी सर। जमात में ABC हम छठी जमात में पढ़े। तो जब अब सही। हम फर्स्ट ईयर में गए, यानी कि यकदम से मैट्रिक से फर्स्ट ईयर में गए, तो सारी किताबें अंग्रेजी में आ गई। अब यकदम से वो चेंज हुई, तो हाँ जी। हमें समझ में आया कि क्या करें। तो उस वक्त एक किताबिस्तान की बशीर अहमद की डिक्शनरी होती थी, तो हमें, और तो वो ट्यूशन पढ़ने वाले को उस वक्त बहुत ही नालायक तरीन समझा जाता था। कोई ट्यूशन पढ़ता था वो छुप छुपा के पढ़ता था कि ताकि लोग ये ना, एक स्टिग्मा था कि ये ट्यूशन पढ़ता है, इसका मतलब ये नालायक है। तो हमने वो डिक्शनरी रख के वो तर्जुमा सही करके कि ये खुद से, नालायक है। हाँ जी। ओके। तो वो जो पहला टेस्ट हुआ ना उसमें, तो वो मेरे नंबर बहुत कम आए, और जिंदगी में मैंने कभी ये था नहीं, देखा नहीं था। मैं मुंह सुखाया हुआ वाले साहब के घर आया, मैंने कहा बाजी, वो ज़ाहिर है डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो मैंने कहा बाजी कि वो मेरे टेस्ट हुआ था तो मेरे नंबर कम आए, तो अ, वो मेरा ख्याल था मुझे डांटेंगे और कहेंगे कि यार तू मेहनत नहीं करता, पढ़ता नहीं, लेकिन उनका रिस्पॉन्स बड़ा डिफरेंट था आम पेरेंट्स से। ये कहते अगर ठीक है, अगर नहीं है तो नॉन मेडिकल कर ले। अब मैंने कहा मुझे डांटा ही नहीं, और ये क्या बात हुई मतलब मैं बता रहा हूँ, तो मैंने कहा कि ये तो आपने एक चैलेंज बन गया ना, कि वाले साहब ने कहा बेशक कोई नहीं बेटा, आपकी मर्जी है। तो वो फिर मैंने मेहनत सही। की, फिर बहरहाल फिर मैं मेडिकल कॉलेज में चला गया, पंजाब मेडिकल कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ फैसलाबाद में। तो आगे वहाँ पे भी मेरा ये सफ़र जो है, ये वाला भी जारी रहा, जो अदबी सफ़र है। वहाँ जो कॉलेज मैगजीन था शाहीन, और उसके बाद उसका नाम परवाज़ हुआ, उसमें भी मैं रहा। अच्छा, लेकिन वो एक जो है, सही। और एक मैं और बात बताऊँ कि मतलब कि पहली छोटी-सी नाकामी थी कि पहले टेस्ट में फेल हुआ, तो मुझे हुआ कि नहीं, मैं ये करना चाहिए मुझे, मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश है। फिर आगे मैं मसलन गया हूँ। अच्छा, तो अच्छा फिर पहली दफ़ा मेरे नंबर ही नहीं आया, बस कम आए, मेरा दाखिला नहीं हुआ। वो 1 साल इतना मतलब मुश्किल में गुज़ारा, और लेकिन वो इसने ताना दिया कि ये तो है ही नालायक, इन्हें किसे मेडिकल कॉलेज में। बिल्कुल। अब उस ताने ने मुझे और मतलब मजबूत किया। मैं ये स्टूडेंट्स के लिए इसलिए बताना चाहता हूँ कि सम टाइम जो नेगेटिव रिमार्क्स हैं, उनको अगर आप पॉजिटिव लें, तो फिर जो है फिर कोई बात है। अगर वो आपको क्या नहीं कर सकते, आप ही रोना शुरू कर दें, मैं नहीं कर सकता, तो फिर तो आप अच्छा। किसी जगह भी नहीं पहुंच सकते ना। तो वैसे भी हमारा तो अ, वो कहते हैं ना, वो अगर मतलब रिलेटेड बात है, हमारा दीन भी जो है ना वो नफी और बात नहीं है, ओके, हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि पहले हम नफी करते हैं, उसके बाद असबात में बात आती है। तो दुनिया में जो आपको
इस तरह से करे तो अगर आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसको असबात में उसको वो तब्दील करें। तो मैं जब मेडिकल कॉलेज में गया मेरा रोल नंबर 180 था। 180 मीन्स के वो मेरिट वाइज था, 300 स्टूडेंट्स थे और लेकिन वहाँ पे मुझे एक वो दुख था, मेरे 1 साल एक्स्ट्रा लगा है। वहाँ मैंने इतनी मेहनत की कि मैं पूरे 5 साल जो है वो उसमें मैं 9th पोजीशन से नीचे था अल्हम्दुलिल्लाह। यूनिवर्सिटी में भी एक दफ़ा मेरी पोजीशन आई और कॉलेज में एक दफ़ा फर्स्ट आया मैं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे तो और हम वहाँ पे गए हैं जो हम जंग से गए थे, तो वो हमारा जो बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल जो माइक्रोस्कोप में मैं देख रहा था तो वो माल्टोज जो होता है ना, जैसे ग्लूकोज है माल्टोज, तो उसके जो क्रिस्टल है ना वो माइक्रोस्कोप में वो नजर आते हैं सनफ्लावर लाइट, सूरजमुखी की। तो मेरे साथ एक मेरा क्लास फेलो था, तो वो मुझे कहता है कि हाँ जंगों आया है ते बूटे वेख फूल देख के ना तो यानी मजाक उड़ाया हुआ जहाँ से आया है बूटे वेख के खुश हो रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि उसका नाम था, पूरा नाम नहीं लेता मैं, मैंने कहा मियाँ साहब तुसी कितों दे? सही कहते मैं मुड़ लाहौर FC कॉलेज दा पढ़े हुए हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप कहाँ के पढ़े, मैं पूछ रहा हूँ कि आपका होम टाउन क्या है, ओरिजिन कहाँ है? मैं तो मुड़ लाहौर पढ़े हुए हैं FC कॉलेज, पता ही ना। आखिर में उसने कहा कि मैं झामरे दा रहना। अब मैंने कहा कि देखो जी ये बंदा जो झामरे का है उसकी भी तक नहीं पड़ रही हम पे, हम से आए हैं तो ये, तो उसने मुझे मजीद मोटिवेट किया। हमने वहाँ पे एक सोसाइटी बनाई, उसका नाम था चिनाब सोसाइटी। चिनाब सोसाइटी में ये था कि वो पंजाब मेडिकल कॉलेज में जितने जंग स्टूडेंट्स थे, हमने कहा कि वो मेंबरशिप फॉर्म नहीं है, जो मेंबर जिला जंग का है मतलब स्टूडेंट वो हमारा मेंबर है। तो हमने मतलब वो सोसाइटी बनाई और हमने कहा जी सारे जंगोची चलो मिल के अच्छा एक दूसरे का दुख बांटते हैं, कोई हमें नोट्स की जरूरत है, ये इट वाज टोटली नॉन पॉलिटिकल मतलब। और वो आप यकीन करें कि वो सोसाइटी जो हमने 75 में कैम की थी अब तक कैम है। वो मैंने कॉलम लिखा था वो 40 बरस की हो गई, 2 साल पहले वो 40 बरस की हो गई वो जो सोसाइटी थी। अच्छा, फिर इसी तरह से वो आप वो एक जमाना था वहाँ इलेक्शन हुआ करते थे स्टूडेंट्स यूनियन के। जी जी तो वो बड़ा सख्त जमाना था जब मैंने इलेक्शन लड़ा, जनरल जमाना था। और इत्तेफाक से मैं एंटी जमीयत खाने में था, तो हमारी वेलियंट्स थी जिसको वो समझते थे ये दहरी हैं कम्युनिस्ट हैं, लेकिन मुझे उन्होंने इसलिए खड़ा किया कि सारे कॉलेज को पता था कि मैं जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कमरा था उसमें हम 7 लोग रहते थे, वहाँ पढ़ना मुश्किल होता था, मैं मस्जिद में जाके पढ़ता था, तो वहीं मैंने नमाज पढ़नी या तो सारे लोगों को पता था कि मतलब नमाजी है तो लेकिन मेरी जो पार्टी वो सारे कहते थे कम्युनिस्ट हैं दहरी हैं ये वो। अच्छा। मुझे अब मुझ पे ये इल्जाम लग नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इलेक्शन हुआ जीत गया और मैं सदर स्टूडेंट यूनियन मेरे वो बड़ा मुश्किल दौर था और ज़ियाउल हक से मेरी 1 to 1 मुलाकात भी हुई। एडवांटेज लिया आपने। आपके पास टाइम पता नहीं कितना है, तो वो मतलब यानी कि वो टफ टाइम था जब लोगों को मतलब कोड़े भी लग रहे थे और भुट्टो को हैंग कर दिया गया था जुडिशियल मर्डर हुआ उसका। तो वो एक बार तो स्टूडेंट्स का अभी कहते हैं रिवाइवल होनी चाहिए स्टूडेंट की, मैं भी मतलब कहता हूँ, लेकिन असल में जो प्रॉब्लम है कि जो उसके जो सियासी जमातें फिर आके वो इंटरफेयर करती हैं, बल्कि उनके ज़ाहिर है वो वहाँ लोग आते डॉक्टर साहब मैं यहाँ पर एक साथ थोड़ा सा, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ का जिक्र कर रहे हैं। जी 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 हाँ जी बात करें।
ये जब आप जिस जमाने का आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर इन सब चीजों के मतलब कोई कम्युनिस्ट हो रहा है या एथिस्ट हो रहा है या कुछ भी, उससे एक नजरियाती बुलूगत भी आती थी। तो बात यह है कि उसके बाद ये सब कुछ उस तरह की सोसाइटीज बनना जिसमें जिसे हम कहते हैं कि फिलोसफिकल डिबेट्स होती हों, जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखते थे, चाहे वो एक दूसरे से ही बात करते थे लेकिन वो एक दूसरे से बात करते हुए भी किताबें पढ़ते थे, एक दूसरे को दलील देने के लिए भी किताबें पढ़ते थे। तो अब ये उस तरह का दौर क्यों नहीं दोबारा हुआ हमारे यहाँ? वो जो एक सेहतमंद किस्म की फिलोसफिकल डिबेट्स थी वो अब क्यों नहीं होती? हमने क्या खो दिया? असल में ये बड़ा मतलब आपका वैलिड पॉइंट है। मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा था कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो इन्वॉल्व होती हैं, ये वहीं से मतलब जब मैं जावेद आज़मी उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में था और इसको फिर ज़ियाउल हक ने मिनिस्टर अफेयर का बना दिया, स्टूडेंट अफेयर का, मैं इसे मिलने भी गया था कॉलेज के लिए जी मिलने के लिए था। तो मसला पता क्या होता था कि तालीमी इदारों में या मेडिकल कॉलेज जैसे इदारों में असला आ गया, वहाँ उस वक्त असला बाद में, पहले हाथियों से लड़ाई होती, हाथी है तो हाथी क्यों बिल्कुल पाकिस्तान में, बिल्कुल है तशद्दुद। ना? तो वो लोग मतलब हमारे हमें तो दोस्तों को खास तौर पे वो क्योंकि कम्युनिस्ट समझते थे और बोला वो मिल के मारते थे दोनों। और जब वो मारते थे ना, आप यकीन करें वो नारा तकबीर अल्लाह अकबर वो बुलंद करते थे, जैसे कि काफिरों को मार रहे हैं, है ना? तो मतलब उस हद तक नहीं होनी चाहिए पॉलिटिक्स आपकी, हो नजरियाती ठीक है, आप जो भी अभी जो जिस पॉलिटिकल पार्टी से आपका है, क्योंकि आप आपके नजरियात हैं, वो हेल्दी डिबेट्स जो हैं वो होनी चाहिए। अभी बड़े टैलेंटेड मतलब लोग हैं हमारे, ऐसे ऐसे मतलब उस वक्त भी लोग मतलब बड़े अच्छे शायर थे, अब भी मतलब बड़े अच्छे शायर भी हैं हमारे तो, जी एक भी शायर अच्छा था। तो उसमें अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर पॉलिटिकल पार्टी की इंटरफेरेंस ना हो ना, तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जैसे स्टूडेंट्स यूनियन बहाल हों, और क्योंकि वो बड़ा नुकसान होता है आपके हमारे के कि मतलब वो लोग ऐसे भी हो जाते थे कि वो बदमाशियां शुरू कर देते थे। और मैंने एक अफसाना मतलब वो कहानी मेरी जो पंजाबी में थी, उसमें तो एक स्टूडेंट था इसी तरह से, वो मर्डर हो गया, सही वो मतलब सही। है ना। वो बड़ा दुख होता था कि ये माँ बाप जो हैं वो पढ़ने के लिए भेजते हैं, आपके ठीक है, आप पॉलिटिकली आपकी विजन होनी चाहिए। आप अच्छा, आप मैं यहाँ में बात करूँ, आप हैरान होंगे कि मैं घर आया, मैंने डरते डरते, जब इलेक्शन हो गया मैं कामयाब हो गया, तो मैं घर आया हूँ, मैंने कहा अब्बा जी बड़ा अब का दौर है, अब तो हम डरते हैं बच्चे से बात करते हुए कि कोई हमारे मुंह से ऐसी बात ना निकल जाए कि बच्चा हमारा नाराज हो जाए। इवन मेरा पोता है, उससे भी जी जरा सर। बात ऐसे करते हैं, लेकिन हम में और हमारे वालिद साहब में हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा फासला था। तो डरते डरते मैं घर गया, मैंने कहा बाजी वो कॉलेज में इलेक्शन हुए थे, तो वो चुप कर गए, उन्होंने कहा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो कहता हाँ जी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा जी कि वो मुझे उन्होंने खड़ा कर दिया था सदर के लिए, फिर वो चुप हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो फिर कहते हैं बाबा जी वो मैं सदर बन गया। अब देखें कि स्टूडेंट्स यूनियन के उस वक्त जमाने का सदर होना, ये एमएनए से कम इलेक्शन नहीं होता था मतलब। तो वो मतलब उनके मतलब चेहरा उतर गया। वो मैं समझ गया क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा था मतलब है पढ़ाई तो तेरी गई ना मतलब। अब वो पेरेंट्स जो हैं वो बेचारे जो एक एक दिन गिन रहे होते हैं। मैं अक्सर मिसाल अनो खलाड़ा में भी मैंने लिखा है कि वालिद साहब एक दफ़ा हाँ पूछते हूँ अब बेटा कौन सी बिल्कुल। क्लास में? मैंने कहा अब्बा जी मैं थर्ड ईयर में हूँ। उसने कहा था पिछले महीने आया था, उस वक्त भी थर्ड ईयर में था, अब भी थर्ड ईयर में है। तो इसके पीछे बड़ी एक वो फिलॉसफी भी है कि मतलब बजाय तो ये सही। ऐसी बात है, हाँ लेकिन आप देखें ना वो बेचारे इंतजार कर रहे होते हैं, वो फीड कर रहे होते हैं फाइनेंशियली, तो वो इंतजार करते हैं कब बच्चा डॉक्टर कि कब बनेगा या पढ़ाई पूरी इंजीनियर हो जाए। बनेगा, और हाँ ताकि हम जो हैं हमें कुछ वो हेल्प करेगा हमारी या जो कुछ। तो वो कहते तो पिछली ईयर भी आए हम उदों ही थर्ड ईयर हुण भी थर्ड ईयर जाके ना, यानी कि उनकी बेताबी आप वो देखें ना फिर जाके।
اور پھر میں نے اس کے بعد جب میں MBBS کر لیا تو اب لوگوں کو جن کے گھر میں ڈاکٹر نہیں ہے یا کوئی عزیز نہیں، وہ ان کو معلوم نہیں کہ یہ کتنی اسٹرگل ہے. اب جب میں MBBS پاس ہو گیا بڑی خوشی بھائی اب ڈاکٹر بن گئے، لیکن ایک لمحے کو سوچا تو کیا کہ میں اس وقت پوری دنیا میں سب سے جونیئر ڈاکٹر ہوں. ٹھیک ہے نا، وہاں سے تو میں ڈاکٹر بن گیا، اب اگلی سٹیج سوچنے کے سب سے جونیئر ڈاکٹر، اب مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک، پھر میں نے آگے ماسٹر آف سرجری میں وہ داخلہ لے لیا، وہاں کرنا شروع کر دیا. اور ہوا یہ کہ میرے والد صاحب جو تھے انہوں نے کسی کے ہاتھوں، میرے ایک دوست تھا اس کے والد صاحب، اس کے والد بھی میرے والد کے دوست تھے، اس کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ محسن نو کو پڑھنے دی بس کرے. اچھا یار وہ بیچارے خرچہ اٹھا کے تنگ آئے تھے، میں سب سے بڑا بچہ تھا، وہ کہتے ہیں وہی ان کے حساب سے نالائق نکلا کہ ان کی توقع تھی کہ وہ کچھ کریں گے. تو بہرحال تو میں نے کہا کہ ابا جی، میں پیار سے میں نے کہا ابا جی بات یہ ہے کہ لوگوں کی اولاد پڑھتی نہیں ہے اور وہ لٹ لے کے اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، تو اگر ہم خود سے پڑھتے ہیں آپ کی مہربانی ہے ہمیں مطلب ہے پڑھنے میں. تو وہ بیچارے چپ کر گئے. ظاہر مجھے پتا تھا فائنل ظاہر پٹواری تھے، 6 بچے ہیں، اور لیکن الحمدللہ 6 میں سے ہم 4 ڈاکٹر بنے ہیں. آپ یہ اندازہ کریں کہ ان کی برکت کتنی تھی، رزق میں برکت کتنی تھی. تو بہرحال مختصر یہ کہ جب میں پھر ماسٹر آف سرجری الحمدللہ کر دیا، میں جنگ آ کے سرجن لگا. پھر کچھ مطلب پیسے، پہلے میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا ادھر پنجاب میڈیکل کالج میں سرجری میں، تو وہ میری سلیکشن نہ ہوئی، پھر مجھے سفارش کوئی نہیں. بہرحال پھر ایز اے ڈسٹرکٹ سرجن سلیکشن ہو گئی، میں ادھر آ گیا. تو ایک دن والد صاحب مجھے کہتے ہیں جب مطلب میری کی انوکھا لاڈلا بھی آ گئی، تھوڑے بہت پیسے بھی آنے شروع ہو گئے تھے، تو والد صاحب ایک دن کہتے ہیں مجھے کہ پتر مینو مطلب میں تین ادو کیا سی بھائی پڑھائی تو ہٹ جاتے ہو یار، یہ تمہارا فیلڈ تھا، مجھے نہیں پتا تھا اس بات. اور انہوں نے دیکھا نا یہ ماسٹر آف سرجری ہے، یہ پورے جنگ میں انچارج آ گیا سرجری کا، اور اس نے دیکھا میرے بیٹے کی کتنی عزت ہے. تو وہ مطلب لیکن ان کی اس بات میں مجھے اتنا دکھ ہوا، اس لیے میں نے کہا کہ دیکھو میرے والد صاحب نے آج سے کوئی 10 سال پہلے ایک بات کی تھی، اور وہ اب تک ان کے سینے میں اٹکی ہوئی تھی، اور اب انہوں نے اظہار کیا کہ بیٹا میں مطلب مجھے بہت شرمندگی بھی ہوئی. اور لیکن میں نے کہا یہ پیرنٹس جو ہے نا، یہ اب جو بچے سن رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بیچارے تو ایک دن رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارا بچہ جو ہے اس میں. بالکل. تو اچھا دوسری ڈاکٹر صاحب ہمارا یہ جو پروگرام ہے، جی سر، جی آپ بات کر رہے ہیں، آپ بات مکمل کر لیں، کیونکہ ہمارے جو یہ پروگرام ہے ISP منچ، اس میں اسٹوڈنٹس بھی کوشچن کرتے ہیں، تو آپ کی اجازت ہوگی تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو آن ایئر کریں گے تاکہ وہ آپ سے کوشچن میں کریں. تو بولتا رہوں گا، پھر ان کے لیے وقت نہیں بچے گا اسٹوڈنٹ. چلیں اگر آپ کی اجازت ہے تو ہم پھر ان سے کوشچنز لے لیں تاکہ پھر ایک ہی دفعہ آپ آنسر کر دیجیے گا. ٹھیک ہے جی. ہمارا جو ISP منچ، جی السلام علیکم فیض صاحب. السلام علیکم سر، سرزمین کمالیہ سے سر فیض بات کر رہا ہوں. وہ کمالیہ کا میرا خدر مشہور ہے ماشاءاللہ. جی سر ضرور. اب فیض بھی مشہور ہے وہاں کا. ہاں جی فیض بھی، ہاں بھائی اب وہاں کا فیض بھی مشہور ہے. جی بالکل. یہ فیض بھی کمال کا بندہ ہے، جی اس فیض. لیے کمالیہ. جی سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کس طرح کی کتابیں پڑھنا پسند کرتے ہیں، اور ایسی کون سی کتاب تھی کہ جس نے آپ کی زندگی پر بہت گہرا اثر چھوڑا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ والدہ ہمیں کہتی تھی کہ صبح قرآن مجید نہیں پڑھو گے تو میں تمہیں ناشتہ نہیں دوں گی. ٹھیک ہے نا، ایک تو وہ تو ایک اسلامک طور پہ مطلب وہ بات ہے کہ اس میں جا کے، لیکن میں اس کے علاوہ کوئی ایک کتاب کا نام مطلب نہیں لے سکتا. میں نے جیسے میں نے عرض کیا کہ میں 68 جب میں 8ویں میں تھا تب سے میں نے لکھنا شروع کیا، اور مطلب مختلف
अच्छा उस वक्त ना एक अब आपके नॉलेज के लिए एक आना लाइब्रेरी हुआ करती थी, वो लाइब्रेरी महलों में लाइब्रेरियां होती थी, वो आप एक आने में आना जो है वो मतलब है वो क्या 100 आने का 1 रुपया होता था। अच्छा तो वो हम किराए पे वो लाते थे वहाँ से किताबें, और वो जितने ही एक हमारे दोस्त थे वो जसूसाना ज़हन रखते थे, वो इमरान सीरीज पढ़ा करते थे, हम वो भी मतलब लेते थे। लेकिन जो बाकी नावल है ना वो मतलब वो भी पढ़ा करते थे। और फिर एक जो दुकानदार एक यहाँ पे एक किताब घर था, तो उनसे हमने अच्छे ताल्लुकात बना लिए। हम कहते ये नावल पढ़ा है, इस्तात तो हमारे पास 3 पैसे तो होते नहीं थे कि हमें दें, हम जरा पढ़ के आपको कल वापस कर देंगे। फिर वो मतलब इस तरह से, लेकिन ये है कि सबको मतलब है वो पढ़ा है। अब तो बाद में तो आप राजा गिद्ध से लेकर बानू आपा का जो है, बानू आपा ने मेरी पहली किताब थी अनोखा लाडला, उसके लिए भी लिखा था। ये मेरे लिए मुमताज मुफ्ती साहब ने उसके लिए लिखा है, नजीब कासमी साहब ने लिखा, और बहुत नदीम सैयद साहब आपके मुल्तान के हैं। जी सर। उन्होंने अमजद इस्लाम अमजद ने, वो ये एक ज़माना था इन दोनों के ड्रामे मुकाबले पे चला करते थे ना। तो मेरी मतलब मेरी किताब जो भी मतलब हाथ में आए तो असल फिर तंजो मज़ा की तरफ तो वैसे मैं मतलब है वो पता नहीं कब मेरा उधर रुझान हुआ कि वो मैंने जब वो लिखी है अनोखा लाडला वो 94 में, और वो 94 में आई मेरी किताब, और उसमें उसको मैं लिखा था 2 कम 420 सफ़े थे उसके, 420 से 2 कम सफ़े थे उसके, वो पहली किताब। अच्छा सर पूरे कर देने थे तो टाइटल के साथ कुछ तो मैच होता। वो हमारा एक दोस्त था डॉक्टर मुबशर है, वो ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट है, तो उसकी मोटरसाइकिल का नंबर था 419। तो हम कहते थे जो एक कम है ना वो ऊपर बैठा हुआ है उसके ना। तो सही। तो इस तरह से मतलब किताबें मतलब कोई एक मैं तो इस तरह से नहीं कह सकता मतलब है, तो लेकिन ये है कि शौक शुरू से ही मतलब था। बाद में तो फिर आपको पता है मेडिकल की किताबों में पढ़ गए और फिर खुद से लिखनी शुरू की हैं। और बहुत शुक्रिया। वारिस साहब अगर कोई और स्टूडेंट भी हैं तो उनको भी ऑनर कर दें। जी 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 प्लीज। बहुत शुक्रिया सर। जी सर ये अभी इसी में हम आगे बात करते चलते हैं। ये हमारे एक और दूसरी स्टूडेंट हैं, इनका भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जी जी। My name is Neha and I am a student of BS Psychology from Women Block. And my question is कि सर मेरा सवाल है कि do you think someone could be a writer if they don't feel emotion strongly? आप क्वेश्चन रिपीट कर दें नेहा, क्वेश्चन रिपीट कर दें। Do you think someone could be a writer if they don't feel emotion strongly? नहीं, अगर कोई जज्बाती तौर पे नहीं महसूस कर सकता है तो फिर क्या वो राइटर बन सकता है? ये तो बेटा ये तो पॉसिबल ही नहीं है साइकोलॉजिकली। आप देखें ना जी, एक वाकया मैं कहता हूँ होता है कि आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई साइकिल से वो गिर जाता है, ठीक है। अच्छा एक बंदा वो देख के वहाँ पे गुजर जाता है कि चलो गिर गया मेरा कोई काम। एक बंदा वहाँ पे खड़ा हो जाता है, वो कहता है यार मुझे इसको उठाना चाहिए, ठीक है। अच्छा कुछ बंदे और मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा जब वो गिरता है, अच्छा उसमें से एक बंदा वो आवाज देता, पुराने जमाने में ना जब लोग ऐसे गिरते थे या किसी को या नजला किसी को, तो वो कहते इसको दूध जलेबियां दो, मतलब है ना। अच्छा। तो वो एक बंदा तो आवाज लगाता है कि इसको दूध जलेबियां दो, तो वो जो गिरा होता है वो कहता है जी ये भी जेड़ा कह रहे हैं जलेबियां दो ना। अच्छा अच्छा अब एक और बंदा होता है जो सारा कुछ देखता है। अच्छा एक बंदा उसको उठा के, अब तो 1122 आ गया, वो उसको बुलाता है, ठीक है। एक बंदा उसको फॉलो करता है, अस्पताल ले जाता है। अच्छा अब एक और बंदा है जो ये सारा कुछ देख रहा होता है, ठीक है, वो इसको महसूस करता है और उसमें लिखने की सलाहियत भी है साथ। वो उस सारे वाकये को वो चाहे और कुछ करे या ना करे प्रैक्टिकली,
وہ سارے واقعے کو لکھتا ہے کیونکہ اس میں ایبلٹی ہوتی ہے لکھنے کی, وہ لکھ کے ٹرانسفارم وہ کرتا ہے, اور وہ جو آپ کی لکھت ہے وہ پھر پوری دنیا تک وہ ہو جاتی ہے. تو وہ ایبلٹی جو ہے وہ ہر ایک نہیں ہوتی, ہر بندہ نہیں لکھ سکتا. ابھی میری جو میں نے بتایا میرا انوکھا لاڈلا جو میری کتاب تھی وہ میری 2 کم 420 روپے کی تھی. اب میں وہ 1990 تک پیدا ہونے سے واپس جنگ آیا تھا, تو اب اگلی میری جو کتاب ہے وہ ریٹائرمنٹ تک ہے. اس کا نام ہے کھیلن کو مانگے چاند. صحیح. اچھا, کھیلن کو مانگے چاند اس طرح سے واہ واہ کیا جوڑا ہے سر آپ نے. اس سے مجھے یاد آ رہا ہے سر کہ کہتے ہیں کہ آوازیں ساری جو ہیں وہ فضا میں موجود ہوتی ہیں. جی 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 جی. واہ واہ کمال. انوکھا لاڈلا سر کہتے ہیں کہ آوازیں ساری فضا میں موجود ہوتی ہیں, لکھاری صرف لفظوں کے پیرہن پہناتے ہیں انہیں. تو مجھے یہ بتائیں پہلا شعر کون سا کہا آپ نے؟ نہیں, پہلا تو وہ مطلب بچوں والا شعر تھا وہ جو کہ میں نے 8ویں میں لکھا تھا. وہ تھا کہ بہ رہی ہے ندی گنگناتی ہوئی شور مچاتی ہوئی. یہ تب کی بات ہے, 50 سال ہو گئے مطلب اس وقت. مطلب باقی بھی تھے لیکن میرا ایکچولی شاعری سے زیادہ میری نثر پہ وہ رہی ہے. مطلب افسانے لکھنا, اس وقت پہلے افسانے لکھتا تھا, بعد میں طنز و مزاح پھر زیادہ بعد میں مطلب آیا, کیونکہ میں نے دیکھا کہ کیونکہ دکھ جو ہے نا, دکھ دنیا میں بہت زیادہ ہے. اچھا. اب ہمارے پاس مریض آتا ہے, اس کو تکلیف ہے, وہ مجھے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ مزاح کیوں لکھتے ہیں. صحیح. آپ کا کام تو ڈاکٹر ہے, تو ڈاکٹر ایک بڑا ویسے سیریس بندہ ہوتا ہے, تو اس کو تو مزاح کا کوئی پتہ نہیں ہونا چاہیے جا کے. ہم کہتے ہیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مزاح لکھیں. اس کی وجہ کیا ہے, ہم نے ہر وقت دکھ دیکھنا ہے, ہم نے ہر وقت درد دیکھنا ہے. مریض آتا ہے, اس کو درد ہے, پھر اس کے درد کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اس کا آپریشن کیا ہے. اب اس کو وہ درد پہلے والی ختم ہو گئی ہے, اب اس کو آپریشن کی درد شروع ہو گئی ہے, جو ٹانکوں کی درد شروع ہو گئی ہے. تو ہم نے ہر وقت درد دیکھنا ہے. تو ہمارے لیے ہمارے اپنے لیے کتارسس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لکھیں. دوسرا یہ ہے کہ معاشرے میں درد اتنا ہے کہ ہر وقت آپ اس کو رونے والی کتابیں پڑھا دیں, مشکل سے کتابیں, مشکل. میں سہل ممتنع میں لکھتا ہوں. میری جو کتاب ہے وہ ایک ریڈی والا جو اردو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے. بات یہ ہے کہ رائٹر میں میرا یہ نظریہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. آپ اچھا کچھ لوگ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں لا جی میں جو لکھا ہے وہ سروں اتو ٹپ گیا جا, پر اس کا فائدہ کیا. وہ اس میں خوش ہیں کہ میرا کورس میں شامل ہو گیا, یا میں بڑا فلاسفر مشہور ہو گیا. جب تک آپ معاشرے کے لیے کیا فائدہ ہے اس تحریر کا جس میں مطلب اس کو آگے پتہ ہی نہ چلے کہ تو اس لیے جو ہے نا یہ مطلب سر یہی آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے چلتے ہیں کہ یہ ہاں جی صاحبان سخن کے نام جو ہے وہ ڈاکٹر نیاز صاحب کا کلام ہو جائے تھوڑا سا, لیکن وہ لائٹ ہو, ہمارے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں اور کچھ ان کی زندگیوں سے جڑا ہوا ہو تاکہ وہ بھی انجوائے کریں اسے. اس عمر میں سب سے زیادہ جڑا ہوا تو رومان ہوتا ہے بندے کے ساتھ جو ہے جنہوں نے تو بہرحال بالکل سر آپ سمجھ گئے. تو میری جو اچھا اس عمر میں ان کے ساتھ ڈگری لینے کا پریشر بھی بڑا ہوتا ہے. تو میری جو شاعری کی میری اردو میں ایک ہی کتاب ہے, ایک پنجابی کی. میری اب تک الحمدللہ 20 کتابیں آئی ہیں. ان 20 کتابوں میں جی بالکل سر شاعری کی صرف 2 ہیں, ایک اردو میں ہے ایک پنجابی میں ہے. اردو جو ہے یہ کیسی محبت ہے. صحیح. وہ اب اتفاق سے یہ ہوا میری پہلی جو کتاب انوکھا آئی تو اس پہ وہ ڈرامہ بشرا انصاری سے میری ایک ملاقات ہوئی, میں نے اس کو کتاب دی. پتہ نہیں وہاں سے انسپائر ہوئے ڈرامے میں اس کا انوکھا لاڈلا ٹائٹل بننے. لیکن وہ جو انوکھا لاڈلا تھا نا وہ بڑا زنخہ سا تھا. مطلب میں لوگ پوچھنے بھائی میں نے کہا جی میں تو چنگا والا مرد ہوں, میں وہ نہیں ہوں. تو وہ انہوں نے ویسے ہی اس کو ٹائٹل. اچھا دوسرا یہ میری جو کتاب ہے یہ کیسی محبت ہے, یہ مطلب یہ میری شاعری کی کتاب ہے. تو یہ اردو کی واحد کتاب ہے یہ شاعر, باقی میری ساری نثر میں ہے. تو اس کی جو پہلی غزل ہے میں آپ سناتا ہوں کہ ایک درد کسی کا ہے
कि सोने नहीं देता, एक दर्द किसी का है कि सोने नहीं देता। सर ये झंग से भी फरमाइश आई है मुदस्सिर हबीब जामी की, तो अब ये उनके नाम भी कर देते हैं। वैसे तो मैंने तमाम अहले सुखन के नाम किया था आपका कलाम, लेकिन जामी साहब के लिए स्पेशल। जामी साहब के नाम है, इनका जो दर्द मैं समझता हूँ, और आप तो बिल्कुल समझती हैं कि ये जी मैं बिल्कुल समझती हूँ। अब जो खूब से खूबसूरत की तलाश में हो ना, वो उसको दर्द बहुत होता है, मतलब है ना। तो अब आप समझ गए होंगे बस वो फिर दर्द ही हो जाता है तो अब जी एक दर्द किसी का है कि सोने नहीं देता, और बेदर्द जमाना है कि रोने नहीं देता। जी बेदर्द जमाना है कि रोने नहीं देता, और ये कैसी कसक है कि बयां भी नहीं वाह होती। वाह, ये कैसी कसक है रोने नहीं देता, कि बयां भी नहीं होती, वो दर्द को अश्कों से भी धोने नहीं देता। ये कैसी कसक है कि बयां भी नहीं होती, वो दर्द को अश्कों से भी धोने नहीं देता। और ये जुल्म के हरजाई कहता है वो हमको, ये जुल्म के हरजाई भी ये जुल्म कहता के है वो हमको, और उसकी वजाहत भी वो होने नहीं देता। ये जुल्म के हरजाई भी कहता है वो हमको, और उसकी वजाहत भी कमाल, वो होने नहीं देता। और ये कैसी समझ, ये कैसी मोहब्बत है होने नहीं समझ, देता। ये कैसी मोहब्बत है समझ में नहीं आया, मिलता भी नहीं खुद को भी खोने नहीं देता। ये कैसी मोहब्बत है समझ में नहीं आया, मिलता भी वाह नहीं वाह वाह खुद वाह, को भी मिलता भी नहीं खुद को खोने भी नहीं देता, खुद को भी खोने नहीं देता, मिलता भी नहीं खोने खुद नहीं को भी देता। खोने नहीं देता। और ये शेर बहुत मशहूर हुआ है, मतलब लोग कहते हैं बड़ा मशहूर हुआ है, मतलब कि मेरा भी नहीं बनता किसी तौर वो, लेकिन मेरा भी नहीं बनता जी सर, किसी मशल और वो, आपकी तरफ। वो मुझको जी किसी सर, और का होने नहीं देता। मेरा भी नहीं बनता किसी और वो, लेकिन वो मुझको किसी और का किसी का होने नहीं देता, और वो मुझमें होने समाने नहीं से, देता। वाह वाह, मेरा भी नहीं होने बनता नहीं किसी देता। और वो, जी लेकिन वो मुझको किसी और का, मशल अपना माइक म्यूट करे। वो मुझ में समाने से गुरेज़ां भी है मोहसिन, वो मुझ में समाने से गुरेज़ां भी है मोहसिन, और बीज जुदाई का जी भी बोने नहीं देता। वो मुझ में समाने से गुरेज़ां भी है मोहसिन। अगर इजाजत हो तो एक ताज़ा भी सुना दूं जी आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूर सुनेंगे हम। और हाँ ये, मशल का एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। हाँ हाँ जी, मशल बिल्कुल, जी जी। लेकिन आपसे शायरी हम सुनेंगे, मशल का क्वेश्चन ले लें। जी मशल। सर जब आपने अपना एज अ राइटर करियर तो आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया था? आपकी आवाज जरा कट रही थी, दोबारा जरा। मशल आपकी आवाज कट रही है, और इसको माइक को म्यूट करें, इसमें डिस्टॉर्शन है। हाँ, चले मैं आपका क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ बाद में, ठीक है? हाँ चलिए। जी सर, अभी हम इसी पोइट्री की तरफ चलते हैं। वो आपके करियर के बारे में पूछ रहे थे कि आपकी फैमिली की चॉइस थी या फिर ये कि आपकी अपनी चॉइस है, राइटिंग का करियर भी और दूसरा भी, डॉक्टर का भी? नहीं, वो तो मैंने पहले अर्ज किया ना, वो तो वालिद साहब जी की, बिल्कुल, जी वो जी, वो वालिद साहब की थी। वालिद साहब की ख्वाहिश थी। उसके बाद मेरी, मतलब अपना, वो मैंने कहा कि वालिद साहब की ख्वाहिश है तो मैंने अपना पैशन बना लिया। और अब भी मैं, लोग सर मुझसे आप पूछते हैं। बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल हैं कि आपने अपना पैशन नहीं छोड़ा, और जो वालिद साहब ने कहा उसको भी पूरा किया, और बहुत कामयाबी से माशाल्लाह पूरा किया उसे आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी मुझसे कोई पूछता है हाँ तो जी, भाई, आप लाइफ में, मैं अक्सर कहता हूँ कि आपको अपनी प्रायोरिटीज बनानी पड़ती हैं। तो बिल्कुल मेरी, सर। अब भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूँ मेरी पहली प्रायोरिटी जो है वो मेरी सर्जरी है, दूसरे नंबर पे अदब है। तो जो स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे वो पूछते हैं, स्टूडेंट लाइफ में मैं बड़ी एक्टिव लाइफ गुजारी है, तो उसमें जैसे मैंने कहा था, वाले साहब परेशान हो गए जब मैं वो सदर यूनियन बना। तो हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी रहनी चाहिए जो आपकी एजुकेशन जो है वो, या अगर आप कोई जॉब बिल्कुल करते हैं तो वो
آپ کے کو کیریئر ہوگا تو لوگ عزت کریں گے. دنیا ایسی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. اگر آپ کا کوئی کیریئر نہیں ہے, ٹھیک ہے, روز روتے دھوتے آ جائیں گے, روتے کی کوئی چند دن آپ کو وہ ویلکم کریں گے, پھر کہیں گے تو روندا ہی رہتا ہے, ان کی سننا مل جاتے نا. تو سر اسی سے جڑی ہوئی ایک بات جو ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے اس جو ہمارے اسٹوڈنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کے لیے کہ یہ جو زندگی کا سفر آپ نے ماشاءاللہ اتنا کامیابی سے گزارا, پہلا سوال میرا سر یہ ہے کہ اگر یہی سفر دوبارہ ملے تو ایسے کون سے ڈیسیژن ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہیں گے کہ اب یہ دوبارہ مجھے ملے تو جہاں یہاں یہ کچھ ایسا تھا جو میں نے چھوڑ دیا یا اس کو میں کلیکٹ کر لوں, ایسی کون سی ایسی چیزیں ہیں, ایسی زندگی میں کچھ رہ گئی؟ اصل میں اکثر مطلب لوگ بھی وہ کہتے ہیں آپ کو خواب جو ہے نا وہ بہت بڑے اونچے دیکھنے چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ سوچیں گے کہ میں نے فرسٹ آنا ہے تو چلو سیکنڈ تھرڈ فورتھ میں کہیں تو نہیں. اگر آپ سوچیں گے کہ میں نے پاس ہی ہونا ہے مطلب جو ہے نا, تو وہ بڑی مشکل سے آپ مطلب پاس ہوں گے. تو یہ اب بڑا مطلب مشکل ہے زندگی میں. بظاہر تو بندہ کامیاب قرار دیتا ہے مثلاً, اور لیکن مثلاً میری اب بینگ پیرنٹ, اب میرے بچے آگے ہیں, اگر وہ میری ہوگی کہ وہ سکسیسفل مطلب ہے ہوں. بیٹا میرا ایک جو ہے وہ جبران جو ہے وہ ڈاکٹر بنا, انہیں ایف سی پی ایس کیا ہے. ایف سی پی ایس اس نے وہ سرجن بن گیا ہے, یعنی کہ ایف سی پی ایس سرجری میں کیا ہے. لیکن وہ میری طرح وہ ذرا مجھ سے بھی زیادہ پڑھاکو ہے نا. اس نے کہا نہیں اب میں نے آگے کرنا. اب اس نے وہ کینسر سرجری میں شوکت خانم میں وہ ہے, تو وہاں شوکت خانہ میں ان کا تو 6 مہینے بعد وہ ایک سرجن لیتے ہیں, اور وہ جبران میرے بیٹے کو انہوں نے لیا ہے. اب 2 سال سے وہ ہے. اس کی مسز جو ہے وہ اس نے بھی ایف سی پی ایس گائنی کیا, اور وہ شریف میڈیکل سٹی میں. اچھا. بیٹی میری جو ہے ڈاکٹر سارا کنگ ایڈورڈ سے اس نے کیا ہے. اس وقت وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں وہاں پہ ریسرچ کر رہی ہے, ریسرچ فیلو ہے اس میں کارڈیالوجی میں. تو وہ وہاں ہے. چھوٹی بچی ہے جو بھی ایف ایس سی میں ہے. یہ مطلب 3 بچے ہیں جس میں. تو اچھا باقی اپنے جو خواب تو انسان کے بہت بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں. مجھے اب بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. چھوٹے ہوتے ہیں نا, میں نے میرے ایک دوست ہے, اس نے تصویریں منگانے کا شوق تھا بادشاہوں کا. تو میں نے کہا میں کیوں نہیں منگوا سکتا. میں نے خط لکھا ایران کو. اس وقت ایران پاکستان ترکی کے بڑے ایک آرٹ سٹی بنی ہوئی تھی. ہم نے کہا جی کہ شہنشاہ صاحب کیا بات ہے آپ کی, تو ہم آپ کی تصویریں جو سجانا چاہتے ہیں اپنی بیٹھک میں, تو آپ ہمیں. میں نے کہا جی 4 آپ تصویریں شہنشاہی لباس میں بھیجیں, 4 دوسری بھیجیں. میں سیدھا ہی خط اس کو شہنشاہ ایران تہران لکھ کے بھیج دیا خط. 8 تصویریں آ گئی انہوں نے شہنشاہی لباس میں, اور وہ انہوں نے بھیج دی. پھر میں نے کہا اچھا جی. میں چوئن لائی کو خط, چوئن لائی اس وقت وزیر اعظم تھے چائنا کے, موزے تنگ, تو انہوں نے لکھا جی کہ مجھے چوئن لائی آپ کا چین کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات. آپ دیکھ لیں 8ویں 9ویں کی بات میں کر رہا ہوں. تو میں خط لکھا کہ جی آپ اپنی تصویر جو ہے وہ بھیجیں, اور مجھے موزے تنگ کی بھی تصویریں بھیجیں. انہوں نے وہ مطلب وہ بھیج دیں. تو اس طرح سے بڑے بڑے مطلب ہے نا خواب دیکھتے رہنا چاہیے, اور وہ اس کی تعبیر تو بہرحال کچھ کی ملتی ہے کچھ کی نہیں ملتی. تو 1990 میں جنگ آیا ہوں, تو اسی سال جو ہے وہ لیڈی ڈیانا پاکستان آئی تھی. جب میں نے جنگ میں وہ اپنا کلینک وہ بنایا ہے, تو میں نے پھر اس کو خط لکھ دیا. میں نے کہا جی کہ آئیں میرا جو کلینک ہے وہ جنگ میں آپ وزٹ کریں. اچھا مجھے پتا تھا اس نے آنا تو کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کا پروگرام پہلے سے وہ طے ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہی ہے نا, انکار کر دے گی نا. تو وہ انکار سننے کی عادت جوانی میں تو آپ کو پتہ بہت سی ہو جاتی ہے مرنے کو. تو میں نے کہا زیادہ زیادہ انکار کر دے گی. تو اس نے وہی اس کا خط آیا کہ بھائی وہ میں نہیں آ سکتی, تو کیونکہ میرا شیڈیول پھر سے طے ہے. تو پھر میں نے جب لندن میں پیپر پڑھنے گیا 94 میں, تو پھر میں نے ان کو خط لکھا کہ اس وقت آپ جنگ نہیں آ سکی تھی, آپ مصروف تھی, اب میں لندن آ رہا ہوں, تو اب آپ
कोई मुलाकात का शर्फ देंगे। मुझे पता था, फिर उन्होंने कहना कि मैं वहाँ पे मसरूफ़ हूँ और मैं तो जवाब तो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मैंने लिखा खत। फिर मेरी जो किताब थी, जो मैं लंदन जब पेपर पढ़ने गया, वो देसी एन वलायत मेरी किताब थी। देसी बंदा वलायत में कैसे मतलब फील करता है। तो वो देसी एन वलायत जो है, वो जो पहला एडिशन था, वो फिर मैंने लेडी भेजा मैंने, और वो मैंने लेडी रियाना के नाम की, जो उर्दू की शायद पहली किताब हो, मेरा सफरनामा जो वलायत का जो था, जो कि लेडी रियाना के नाम। तो उसमें वो जो डेडिकेशन जहाँ होती है ना, तो उसमें मैंने अंग्रेजी में लिखा ताकि वो खुद भी पढ़ ले। मैंने कहा चलो कुछ तो मतलब वो पढ़ भी ले खुद कि मैंने। तो फिर उसने जवाबन खत लिखा। उसकी वो डेथ हुई है, उससे पहले महीना पहले मुझे मिला कि उन्होंने शुक्रिया मेरा अदा किया। फिर तो लेडी डियाना का वही खत मैंने अगले जो सेकंड एडिशन था देसी एन वलायत का सफरनामा का, उसमें मैंने वो किया। तो सही। अब जाहिर है बात ये ना कि क्या आप कह रहे हैं कि क्या आप करना चाहते थे और क्या नहीं किया। आप बिल्कुल सर, ये हाँ जी, जिंदगी जो जैसे भी ये जो सफर आपका गुजरा, ये सबने गुजारना होता है। हम मतलब स्टूडेंट्स हैं, हर कोई अपने सफर में कहीं ना कहीं मौजूद है, उसने कामयाबी की तरफ जाना है। जो मैं आपसे चाहूंगी इस वक्त के कोई 3 टिप्स ऐसी आप अपने तरफ से बच्चों को दें, स्टूडेंट्स को दें, हमारे तमाम देखने सुनने वालों को, कि वो अपने सफर को आसान कैसे कर सकते हैं, जिंदगी में कौन से ऐसे काम कर सकते हैं या कौन सी ऐसी तब्दीलियां कर सकते हैं जिससे उनकी जिंदगी का ये सफर आसान हो जाए और कामयाबी तक पहुंचने का सफर। सबसे पहले तो एक तालीमी टिप मैं वैसे अर्ज करूंगा जी सर, कि आपको मिसाल दूं। मतलब मेरी किताब फर्ज के अनोखा लाडला है, तो पहली मेरी याद बीती है। अच्छा, वो एक हॉस्टल में जाती थी, तो वो पूरा हॉस्टल जब तक पढ़ ना ले वो मतलब। अच्छा, लेकिन अगर वही किताब कोई कोर्स में शामिल हो जाए, तो वो मेरे ख्याल में वो कोर्स में शामिल हो जाए तो वो इतनी आपको बुरी लगेगी, और वो उसको पढ़ भी नहीं, बोरिंग। वही किताब जो आप एक दिन में पढ़ लेते हैं, जब वो कोर्स में शामिल हो जाती है तो आपको उससे डर लगना शुरू हो जाता है। ये तो पहली बात उसका तो ये इम्तिहान है होना होता है ना, खौफ। हाँ, इम्तिहान है। तो अगर आप उसको उस डर से पढ़ेंगे कि इसका इम्तिहान देना है, तो वो तो ज़ाहिर है बड़ी मुश्किल से लगेगी। अगर आप उसको इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, वैसे कि समझेंगे ये मेरे कोर्स में शामिल ही नहीं है, तो ये बहुत मतलब है आसान हो जाएगा आपके लिए कि बिल्कुल। या आपको पता है कि अगर इसने लिखा है, जैसे साइकोलॉजी की स्टूडेंट ने अभी वो बात की है, तो वो अब साइकोलॉजी को कोई भी किताब पढ़े तो बंदे को आधी बीमारी तो अपने आप में लगती है कि मैं पता नहीं क्या, मैं भी जो हम साइकोलॉजी का चैप्टर पढ़ा करते थे तो अच्छा, वैसे साइकोलॉजी के लोगों से भी पूछे तो वो कहते हैं हमने अपने आप को सही करने के लिए ये सब्जेक्ट चूज किया। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि जिंदगी में आपको प्रायोरिटीज जो है वो फिक्स करनी पड़ती हैं। कि आप गए हैं, मसलन आप लोग इधर हैं, अगर तो मसलन मैस कम्युनिकेशन में हैं, ठीक है जी, फिर तो आपको ये फील्ड है कि आप ऑनलाइन शो करें या कोई फैशन में गया है तो उसका फैशन शो करें, तो वो तो उसके समझो कि कोर्स का हिस्सा है या वैसे है, मतलब कोई असाइनमेंट है। तो आपको प्रायोरिटीज जो है ना वो फिक्स करनी है कि आपने, मतलब मैं मेडिकल कॉलेज में मसलन गया हूँ, तो सबसे पहले तो ये मुझे डॉक्टर बनना है और अच्छा डॉक्टर बनना जी है। सर। बाकी अपने ज़हन को फ्रेश करने के लिए आप मतलब है वो बाकी चीज़ें करते रहें। मसलन जिस वक्त किसी को कोई समझ नहीं आ रही थी ना, उस वक्त मतलब ये होता था, तो वो कहते थे चलो जी फिल्म वेखने चलिए, यानी कि तो पढ़ के थक गए हैं। और कई फिल्में अच्छा इसलिए देखनी है कि चलो देखें जाके ये फिल्म नाकाम क्यों हुई है, भाई इसकी नाकामी की वजह ढूंढें। नाकाम फिल्में भी जाके देखनी है जाके। तो यानी कि रिलैक्स होने के लिए आप दूसरा, जैसे अब क्रिकेट के लोग हैं, मसलन जो क्रिकेट के जो लोग हैं वो फुटबॉल भी खेलते हैं, आपको पता है, वो दूसरे या स्विमिंग भी करते हैं, और वो उनकी उसमें हेल्पफुल होती है। अगर मैंने मसलन मेरा शौक था
تو اس میں جب میرا MS ماسٹر آف سرجری کا تھیسس ہے وہ بھی 400 صفحے کا تقریباً تھیسس، تو میرے وہ رائٹنگ ایبیلٹی تھی نا جس نے مجھے وہاں پہ ہیلپ کیا ہے. ہر چیز آپ کو انڈائریکٹلی وہ ہیلپ کرتی ہے آپ کو جو وہ پازیٹیولی لیں. جی پھر یہ بالکل آپ سوچتے ہیں بالکل اسٹوڈنٹس کی آپ نے بات کی ہے نا، پھر آپ پیرنٹس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ ان کو نہ بھولیں، وہ کتنی محنت سے صحیح آپ کو پڑھا رہے ہیں اور ان کی کتنی امیدیں ہیں. ان کو صحیح آپ کچھ بھی نہ صحیح دیں، بالکل ان بچوں نے تو آپ کو صحیح کچھ نہیں کرے گا. ان کے یہی خوشی ہے کہ آپ کچھ بالکل بن جائیں، ٹھیک ہے نا، آپ کچھ بن جائیں گے. کیونکہ جب ایک انسان، میں زبردست کہتا ہوں دوستوں کہ جب آپ پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ ایک علیحدہ انڈیویجول ہیں، آپ کی اپنی زندگی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میرے پیرنٹس مجھے یہاں ہیلپ کریں، فلانا مجھے ایسے ہیلپ کرے، وہ آپ نے اپنی جی زندگی اپنے جی جی حساب سے آپ گزارنی ہے. اپنے آپ کے اپنے وہ کرائیٹیریا ہیں زندگی گزارنے کے، آپ کے اپنے ایموشنز ہیں، آپ کی منزلیں آپ نے جو سوچی ہیں وہ اور ہو سکتی ہیں، ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. تو وہ اس کی بالکل منزل آپ جو جستجو ہے وہ جاری رکھیں. اور پھر لاسٹلی کہ کوشش کریں کہ مطلب آپ کوشش کریں کہ آپ ٹاپ پہ جانے کی کوشش کریں. مثلا صحیح مطلب صحیح، بس جو بھی کر رہے ہیں اس میں ایکسل کریں. سرجری تو میرے میکسیمم جو پاکستان میں ماسٹر آف سرجری ڈگری تھی وہ مثلا رہی ہے. پھر یہاں اگر جنگ میں ہے تو میں الحمدللہ میں ایز اے چیف سرجن جو ہے 20ویں گریڈ میں ریٹائر ہوا ہوں. اب میں مطلب میرا اپنا وہ تو یا لکھنا شروع کیا ہے تو الحمدللہ مطلب ہے اس میں بھی ماشاء اللہ الحمدللہ احمد ندیم قاسمی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، ممتاز مفتی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور ڈاکٹر وزیر آغا میرے گھر آئے. مطلب اس طرح سے مطلب لوگوں سے ماشاء ملے. اللہ ممتاز مفتی صاحب سے جا کے مطلب بانو آپا سے ملے، بانو قدسیہ سے، اور اشفاق احمد جو ہیں، اشفاق احمد جی آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. بانو آپا نے نا میرے انوکھا لاڈلا کے لیے جب تقریباً چھپ رہی تھی تو انہوں نے میرے لیے تب دیباچہ لکھا. وہ سب سے آخر میں صحیح نے وہ بانو قدسیہ صاحبہ کا. تو صحیح اس کے بعد میں نے جو ولایت کا ذکر کیا، دیسین ولایت میری کتاب آئی. تو اشفاق احمد صاحب نے وہ ہمارے PMA فیصل آباد میں ایک روٹین تھی کہ جو آخری سیشن ہوتا تھا اس میں آ کے وہ کیا بات ہے ان کی فصاحت بلاغت کی، وہ باتیں بڑی پیاری کیا کرتے تھے. تو ہم PMA میں ان کو بلایا کرتے تھے لاسٹ سیشن میں صحیح جو صحیح ڈنر ہوتا تو ان کی باتیں ہم مطلب تو ایک ٹیبل پہ ہم کٹھے مطلب بیٹھے تھے، جو سینئر وہاں کے ڈاکٹر تھے اور میں وہاں پہ بیٹھا تھا. انہوں نے اشفاق احمد صاحب سے نا میرا تعارف، انہوں نے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے جانتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ صحیح یہ محسن مگیانہ ہے جی، یہ بڑا جنگ میں ہے، فیصل آباد میں بڑا مشہور ہے. اب بڑے بندوں کی بات آپ دیکھیں تو جی وہ سر کہنے لگے، وہ سارے سنتے رہے، ہنس پڑے نا، کہتے کہ محسن مگیانہ لاہور اس تو ہی زیادہ مشہور ہے. یہ میرے لیے بہت بڑی مطلب بات تھی کہ اتنے بڑے بندے کے اتنے کمپلمنٹ سے. پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ انوکھا لاڈلا میری پہلی کتاب تھی، اب بعد میں تیسری چوتھی جو وہ آئی سفر نامہ ولایت کا دسین. تو کہنے لگے صحیح یار میری آپا کہہ رہی تھی، بانو قدسیہ کو سارے آپا ہی کہتے تھے نا، بالکل 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 یار میری آپا کہہ رہی تھی محسن نے بڑا امپروو کیتا ہے دیسین ولایت. میرے لیے یہ کومنٹس جو ہیں، اور وہ اشفاق احمد صاحب کے مطلب زبانی کہ بانو آپا تیری آپا کہہ رہی تھی کہ محسن نے بڑا امپروو، میرے مطلب میرا سرمایہ ہے میرے لیے، وہ میرے لیے سرمایہ بالکل ہے. بالکل بالکل. سر آخر میں پروگرام کے آخر میں ہم آپ سے کچھ اشعار سننا چاہیں گے. آپ کو غزل سنانے لگے تھے تو وہ جی میں چاہوں گی کہ اسی پہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. جی 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 میں عرض جی کرتا سر. ہوں، یہ تازہ غزل ہے کہ جب کوئی ڈبوئے تو تیرنا تو بنتا ہے، واہ. جب کوئی اگر ڈبوئے نہ تو تھا. ہاں جی. تیرنا تو بنتا ہے، ہاں اور جب کوئی جفا کرے
सोचना तो बनता है। जब कोई डबोए तो तैरना तो बनता है, जब कोई जफा करे सोचना तो बनता है, और जब कोई बस गया हो गैर के मकान में। अक्सर बेचारे मोहब्बत वालों के साथ ये होता है कि जब कोई सर ये बस बल्कि गया मैं हो। आपको थोड़े साथ बीच में थोड़े से कमेंट्स में आपको देती जाऊं जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। एक बच्चे की ये ख्वाहिश थी कि उसकी माशूक ने उसे ब्लॉक कर दिया है, तो उसके लिए भी कोई एक शेर उसको बता दें ताकि अनब्लॉक करवा ले वो शेर सुना के। और आपको आप खुद को पता है आपको कि इन बच्चों के इस एज में क्या मसाइल हो सकते हैं, और इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे जो हरकतें हैं ना हाँ उसको जी। रिवाइज करें अपनी थोड़ा सा। अच्छा, मतलब इसी की अपनी हरकतों की वजह से ब्लॉक हुआ है। जो उसकी हरकतें वो अंधेरे में बैठे रात को सोने से पहले ना कि किस वजह से ब्लॉक किया, वो रीडिफाइन करे सारी चीजें, तो अल्लाह ताला शिफा देगा। अल्लाह ताला शिफा देगा, दुआ करेंगे हम उसके लिए। अल्लाह ताला शिफा देगा जी, बिल्कुल। आप सर आगे जारी रखें। जामी साहब की वाह वाह पहुंच रही है आप तक, और रुमीला है, नेहा है हमारे साथ, जैगम है, अरसलान है, आयत फातिमा है, जिले ज़िया है, ये बहुत सारे बच्चे और स्टूडेंट्स हैं कुछ, तो वो सब आपके लिए कमेंट्स कर रहे हैं इस वक्त। और अरसलान जावेद साहब हैं हमारे एसयूडीसी के कोऑर्डिनेटर, इससे पहले हमारे मैनेजर जो थे वो ऑनलाइन आके आपके मौजूदगी को अप्रिशिएट भी करके और आपका शुक्रिया भी अदा करके गए थे। अब सर कंटिन्यू करें। नहीं, सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और वो जब कोई बस गया हो गैर के मकान में, जब कोई जफा करे, नहीं वो है ना, जब कोई डबोए तो तैरना तो बनता है, जब कोई जफा करे सोचना तो जब कोई बनता है। बस गया हो गैर के मकान, जो बच्चे को तैरना ब्लॉक तो किए बनता ना, है। जब कोई जफा करे सोचना तो बनता है। सोचे तो सही, वजह क्या थी? अच्छा सोचना तो बनता है, इस्लाम सोच लो। हाँ जी। और सही है। जब कोई बस गया हो गैर के मकान में, जब कोई बस गया हो गैर के मकान में, उसका हाल कैसा है देखना तो बनता है। वाह वाह। जब कोई बस गया हो गैर के मकान में, उसका हाल कैसा है देखना तो बनता है, देखना तो और अब बनता है। तलक तो चुप रहा जालिमों की बस्ती में। सही। अब तलक तो चुप रहा जालिमों की बस्ती में, जालिमों की बस्ती में। है बढ़ गया बोलना तो बनता है। वाह वाह वाह। अब तलक तो चुप रहा जालिमों की बस्ती में, जुल्म है बढ़ सही। गया बोलना तो बनता है। और हाँ। शेर देखिएगा कि पानियों में कुछ दिनों से इज़्तिराब ही नहीं, हाँ। पानियों में कुछ दिनों से इज़्तिराब ही नहीं, इज़्तिराब ही नहीं, कंकरियों से ये सकूत तोड़ना तो बनता है। ओ वाह वाह वाह। पानी ठहर गया था। पानियों में पानियों में पानियों में कुछ दिनों से इज़्तिराब ही नहीं, कंकरियों से ये सकूत तोड़ना तो बनता है। और तोड़ना तो ये बनता है। बहुत बहुत सारे जो दोस्त हैं मोहब्बत करने वाले, उनके लिए बड़ा पसंद आएगा शेर सारे उनको। सारे मोहब्बत करने वाले सर। नफरत करने वाले होना ही नहीं चाहिए, सारे मोहब्बत करने वाले होने चाहिए कि मुझको बिल्कुल, उनकी छोड़कर उसे। उनकी गुंजाइश नहीं दुनिया पे। गुंजाइश नहीं है। नहीं, तो वो हासिद असद की आग में खुद ही, जब वो बेचारे जल जल के वैसे ही मतलब खुद को बर्बाद करते हैं। हाँ, अच्छा, जल कुकड़े हो जाते हैं। मुझको छोड़कर उसे सकून मिला है या नहीं, सही। मुझको छोड़कर सही। उसे सकून मिला है या नहीं, सकून मिला है। मिले हैं इत्तेफाक से पूछना तो बनता है। वाह 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 वाह। मुझको छोड़कर उसे, मुकर्रर। सही शेर। दोबारा से। मुझको छोड़कर उसे सकून मिला मुझको है या छोड़कर नहीं, उसे। सकून मिला है या नहीं, मिले हैं इत्तेफाक से पूछना तो बनता है। और सुना है मुझको छोड़कर वो वाह बहुत निहाल वाह। है, सुना है मुझको छोड़कर वो बहुत निहाल है खुशी ये चीज क्या देखना तो बनता है। सुना है मुझको छोड़कर वो बहुत वाह वाह निहाल है, वाह। निहाल। सुना है मुझको छोड़कर वो बहुत निहाल है खुशी ये चीज क्या देखना बहुत तो निहाल बनता है। है। और इस समय अदू तो है बामे अरूज पर, ये मैं कह रहा हूँ, ये जरा बुज़दिलाना शेर है, इसको जरा
मतलब इस समय अदू तो है बामे अरूज पर, इस समय अदू तो है बामे अरूज पर, जिंदगी बचाने को दौड़ना तो बनता है। इस समय अदू तो है बामे, वाह 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 वाह, जिंदगी बचाने को दौड़ना तो बनता है, समटाइम रिट्रीट करना पड़ता है आपको, मतलब है ना। जी तो जी तो बिल्कुल मकता है सर। आपको झंग से एक और सलाम पहुंचा है मोहम्मद आसिम साहब का, आदाब। मोहम्मद आसिम साहब का आदाब आपको पहुंचा रही हूँ मैं झंग से। मकता इसका है कि मोहसिन तेरी मसलहतें खा गई हैं। जी सर। मोहसिन तेरी मसलहतें खा गई हैं तुम्हें, अकेला रह गया है घर, सोचना तो बनता है। मोहसिन तेरी मसलहतें खा गई हैं तुम्हें, अकेला रह गया है घर, सोचना तो। कहते हैं ना कि अगर हर कोई आपसे खुश है, कमाल, हर कोई आपसे खुश है, तो इसका मतलब है आपने जिंदगी में बहुत कॉम्प्रोमाइजेस की हैं, इसलिए हर कोई आपसे खुश है। सही, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपने हमारे ISP मंच को ज्वाइन किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब की सारी टीम आपका बहुत शुक्रिया अदा करेगी, और मैं उनके बिहाफ पे आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। हमारे साथ आज मशल मौजूद थी इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब की, ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है हमारे साथ। बैकग्राउंड पे ये जो सारा अरेंजमेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट है, ये हमारे SCDC जो हमारा डिपार्टमेंट है, इसके मैनेजर हैं वारिस साहब, जिनसे आपकी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है ऑनलाइन। वो भी आपके शायद स्टूडेंट थे या आपके इलाके के हैं, वो इस वक्त मौजूद है, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम। और तमाम जो इस वक्त जिन्होंने हमें ज्वाइन किया ऑनलाइन, उन तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया। तो असर इंशाल्लाह ताला जब कैंपस ऑन होंगे तो आपको हम दावत देंगे, आप जरूर तशरीफ लाइएगा हमारे इंस्टीट्यूट में। तो अभी के लिए बहुत बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने हमें वक्त दिया। आपके क्लिनिक का वक्त था, उसमें से हमने ले लिया। और हमारे तमाम देखने सुनने वालों का शुक्रिया, हमारे इस ISP मंच की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त साथ मौजूद थे। और हमें अब इजाजत दें। परवीन शाकिर का एक शेर याद आ रहा है जो सर आप जी सर जी जी पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह ISP मंच के अगले प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे हम, और देखते हैं कि हमारे साथ कौन कौन ज्वाइन करता है। तब इंशाल्लाह ताला अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जहाँ पे भी रहें, और हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।